हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज़ की इस खास कवरेज में स्वागत है। आज हमारे साथ सरकार के 1 साल पूरे होने पर मोदी 2.0 के बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। इस खास बातचीत के दौरान क्या मैं ये हटा लूं, क्योंकि 2 गज की दूरी है। बिल्कुल आवाज़ ठीक हो जाएगी। जी। धन्यवाद सर। 1 साल पूरा हो गया। 1 साल पूरा होने के बाद एक कैबिनेट भी हो गई। आप पार्टी के, सबसे बड़ी पार्टी के, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं। इस 1 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर क्या आप अपनी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? कितने नंबर देंगे आप? देखिए, मैं तो संतुष्ट ही नहीं हूं। मैं इस साल को ऐतिहासिक साल मानता हूं। इट हैज बीन अ हिस्टोरिकल ईयर बिकॉज ऑफ द अकम्प्लिशमेंट्स एंड बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस विच दिस ईयर वी हैव फेस्ड। तो अगर मैं बात करूं तो 6 दशक का जो गैप था उसको मोदी जी के नेतृत्व ने 6 सालों में पाटा है। इस गैप को ब्रिज किया है 6 सालों में। और जब 2014 में सरकार में आए थे तो पॉलिसी पैरालिसिस था, सिस्टम रुका हुआ था, सिस्टम्स प्लेस पर नहीं थे। वहां से देश की प्रगति की को एक नई दिशा दी गई और एक चालना दी गई और एक मोमेंटम दिया गया। इसीलिए लोगों ने 2019 में 2074 एमपी से बढ़ा करके 303 तक पहुंचाया। मोदी जी को उन्होंने सफलता दी और उसके कारण जब हम दूसरी बार आए मोदी जी के नेतृत्व में, तो मोमेंटम के साथ जो हमारे बहुत से आइडियोलॉजिकल इश्यूज थे, लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज, जिन बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी और जो देश की आवाज थी, उन सबको पूरा किया। लेकिन उन सबको पूरा करने के साथ साथ ये शताब्दियों में कभी ऐसी समस्या आती है जो कोरोना समस्या आई, उसको भी डील करने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रंट से लीड किया। और शक्तिशाली देश अपने आप को असहाय मान रहे हैं, लेकिन भारत 137 करोड़ का देश पूरी ताकत के साथ मोदी जी के साथ खड़ा रहा। जन भागीदारी हुई और जन भागीदारी के साथ बहुत बोल्ड डिसीजंस मोदी जी ने लिए, प्रधानमंत्री जी ने लिए, जिस कारण आज भारत की स्थिति कोरोना में भी बहुत अच्छी देखी जा रही है। बोल्ड डिसीजन में टाइमली लॉकडाउन, व्यवस्थाओं को बनाना, पीपीई किट्स नहीं थे, आज 4.5 लाख किट्स बन रहे हैं। उस समय पर हमारी व्यवस्था इस तरीके से थी कि बेड्स नहीं थे, आज 2 लाख बेड्स हैं कोविड के। 1000 हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड को डेडिकेटेड है। उसी के तरीके से वेंटिलेटर्स के लिए 60,000 वेंटिलेटर्स ऑर्डर पर हैं। जून के फर्स्ट वीक तक हम 60,000 पर पहुंच जाएंगे। और उसी तरीके से हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज 1500 थी, आज 1.5 लाख है। आज 1.5 लाख टेस्टिंग पर डे कैपेसिटी हो गई है। तो इसके दौरान देश को तैयार भी किया और देश की उस समय डबलिंग रेट 3 दिन में थी, आज 14 दिन में डबलिंग रेट है और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। कोरोना में निश्चित रूप से अनइमेजिनेबल था, जिसे सोचा नहीं जा सकता है, अकल्पनीय था। लेकिन और अब कोई ऐसा अभ्यास भी नहीं था, कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं था जिसको फॉलो किया जा सके। लेकिन मोदी जी ने समय पर निर्णय लेकर के देश को एक दृष्टि से, और देश भी खड़ा रहा मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, जन भागीदारी हुई और इसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया गया। रही बात हमारे विषय, जो हमारे लंबे विषय थे, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370-35A का एब्रोगेट करना, वहां के ट्राइबल्स को रिजर्वेशन नहीं थी, वहां की महिलाओं को पूर्ण अधिकार नहीं थे, वहां के लगभग 100 कानून भारत के नहीं लागू होते थे और वहां पर दलितों के और सफाई कर्मचारियों को नौकरी सिर्फ सफाई कर्मचारी की मिलती थी। लद्दाख इग्नोर्ड था, आज मेन स्ट्रीमिंग हुई और मुख्य धारा में शामिल हुआ। सारे कानून भारत के वहां लागू हो रहे हैं। पंचायतों को अब पैसा जो प्रधानमंत्री भेजते हैं वो सीधे पंचायत में जाता है। पहले वो स्टेट ट्रेजरी में जाता था और स्टेट ट्रेजरी की मर्जी होती थी कि वो पंचायत को दे कि ना दे। तो आज जम्मू कश्मीर के विकास के पथ पर वो चल पड़ा। उसी तरीके से हमारा ट्रिपल तलाक, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन, उसके बावजूद भी इस पर लटक रहे थे। लटकाना, भटकाना, अटकाना ये आदत थी कांग्रेस की, लेकिन इसको ट्रिपल तलाक को, इस कुरीति से भी हम लोगों ने देश को निजात दिलाया। उसी तरीके से हमारा CAA, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, इसको भी धरती पर लागू किया गया।
राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जो फैसला दिया उसके बाद का वातावरण सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, इसकी चिंता भारत सरकार ने की। सौहार्दपूर्ण वातावरण बना, ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट बना करके वो हैंडओवर कर दिया गया, भूमि भी हैंडओवर कर दी गई ट्रस्ट को। तो बहुत से ऐसे काम थे। बाकी भी अगर देखें आरसेप की बात करें कॉमर्स में, तो एमएसएमई के लिए और एग्रीकल्चर्स के लिए जो तकलीफ थी उस पर भारत खड़ा रहा, उनके साथ खड़ा रहा। आरसेप में हम लोग नहीं झुके। अध्यक्ष जी, अगर सब इतना अच्छा चल रहा था तो आप राज्यों में क्यों चुनाव हारे? महाराष्ट्र में हारे, मध्य प्रदेश में हारे, हर चुनाव का अलग अलग कॉम्बिनेशन, झारखंड में हारे। हर एक चुनाव का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। हर चुनाव की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है और अपने अपने तरीके से। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, तो किस लिए जब आप लोग कहते हैं ना ये सेमीफाइनल है, तो मैं बोलता हूँ नो, एवरी मैच इज ए फाइनल मैच एंड इट इज अ डिफरेंट मैच। तो इसलिए तो मैं क्यों हारे? आपने सोचा होगा बहुत से महाराष्ट्र क्यों हार गए? बहुत से कारण थे। महाराष्ट्र में हम हारे नहीं है, महाराष्ट्र में तो हमारे साथ धोखा हुआ है। महाराष्ट्र में कहाँ हारे? आप देख लीजिए, जिनके साथ हमने चुनाव लड़ा अब वही छोड़ के वो कहते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, उनसे कुछ और वादा किया गया था। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमने सबने उद्धव ठाकरे के सामने उनके मंच पर कहा देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर होंगे। कहां है धोखा? हमने साफ कहा। वो तो सर बाला साहब ठाकरे जी का कमरा दिखाते हैं, उस कमरे में बात करते हैं। ये मतलब हम किसको सही माने? जो जनता के सामने कहा गया हो, अगर उस समय उठ करके बोलते नहीं देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, अलायंस की ये कंडीशंस होंगी, मतलब उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं। अब आप मैं मतलब साफ कर रहे थे। बिल्कुल साफ ही है, झूठ ही है, धोखा है, और कुर्सी के लिए धोखा है, सत्ता पाने के लिए धोखा है। तो हम वहां हारे नहीं हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में कुछ इश्यूज थे जिनके कारण से बहुत कम मार्जिन से, बहुत कम सीटों से हम वहां पर गए थे। लेकिन आपने देखा होगा आपको हार बर्दाश्त नहीं हुई, आपने तोड़ दी पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत तरीके से सत्ता में आ गए। वो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो डिजर्ट करके गए, उन्होंने डिजर्ट किया है। अब ये तो अच्छा ना कि आप अपना घर न संभालो और हमारे को दोषी ठहराओ, ये कैसे होगा? पर एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी का विरोधी रहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसने सारे चुनाव बीजेपी को हराकर जीते या उसके खिलाफ प्रचार किया, आज वो आपके सबसे करीबी हो गए। क्योंकि आपको सत्ता में आना था। नहीं, उन्होंने जिस तरीके का समर्थन दिया तो हम सत्ता में आते तो आना ही था सत्ता में। तो लेकिन पार्टी का रोल नहीं था तोड़फोड़ में? बिल्कुल नहीं। कहा गया बीजेपी ने खूब ये संभव ही नहीं था। इतनी बड़ी संख्या तोड़फोड़ से नहीं आती। पार्टी नहीं संभली। तो अगर बीजेपी के नारे की बात की जाए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी जुड़ गया। आप कोरोना के बारे में बातें कर रहे थे, आपको लगा कि इस कोरोना से निपटने में साथ, विकास और विश्वास हुआ? क्योंकि जो तस्वीरें दिखी देश को, तमाम मजदूरों की निकलते हुए, जाते हुए, पैर में छाले, फटी चप्पलें, बच्चा सूटकेस पे जा रहा है, सड़क पे सो रहे हैं, इसमें ना साथ था, ना विकास था, ना विश्वास था। आप मानते हैं कहीं चूक हुई प्लानिंग में? नहीं, देखिए, ये मैं कोरोना की लड़ाई में शुरू से शामिल हूं। जब डिसीजंस हो रहे हैं, सारी चीजों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। ये अनइमेजिनेबल क्राइसिस रहा है, किसी ने इमेजिन नहीं किया था, ये अकल्पनीय था। मजदूर बेचारे, हमारी कोशिश थी कि मजदूर वहीं उसी स्थान पर रहें, उसी जगह पर रहें, लेकिन वो उनकी भी विवशता हुई। वो जाना चाहते थे घर, हम लोगों ने व्यवस्था करने का प्रारंभ किया। यही तो प्लानिंग की कमी है कि आपने सोचा नहीं कि वो बेरोजगार रहेंगे तो रोजी रोटी कहां से मिलेगी। राज्य सरकारों को भरोसे में नहीं लिया। हाँ, नहीं लिया, सबको भरोसे में लिया, और सबने भरोसा भी दिया। बातचीत। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला रहा, और हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ, आज भी हम खड़े हैं, हमने जो हम कर सकते थे उनकी दुख तकलीफ में, उसको हम जो साथ दे सकते थे वो देने का हमने प्रयास किया। 90 लाख लोगों को गाड़ियों से और बसों से पहुंचाने का प्रयास हुआ। वहां पर उनका क्वारंटाइन की व्यवस्था हो, कहीं इंस्टीट्यूशनल हुआ, कहीं होम क्वारंटाइन हुआ। आज भी उनकी चिंता की जा रही है। सभी प्रदेशों को उसके लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, वो भी दी गई। जो भी हम उसमें कर सकते थे वो करने का प्रयास किया। मानवीय पक्ष है। हाँ, इतनी बड़ी संख्या में निकल जाएंगे, और मैं इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं, ये समय नहीं है दोष देने का, मैं हमेशा इस बात को ध्यान में रखता हूं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो करती ही रही थी। भारत सरकार ने प्रोएक्टिव होकर के सभी सरकारों के साथ मिलकर के जितना कर सकते थे वो करने का प्रयास किया। लेकिन आप तो खुद स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, आपने कभी कल्पना की थी कि ऐसा कोई वायरस होगा दुनिया में
जो पूरी दुनिया को इतना हिला के रख देगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जब सार्स आया था तो जो चीन के पड़ोसी मुल्क हैं, वियतनाम जैसे, ताइवान जैसे, उन्होंने तैयारी कर ली थी, वो पीपीई किट बनाने में कहीं आगे निकल गए थे, पर भारत ने कुछ प्लानिंग नहीं की, सोचा नहीं। ऐसी कहाँ हमारी इमेजिनेशन में, हमारी विजन में दिक्कत आई कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम पर भी अटैक आ सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं, स्वास्थ्य मंत्री की दृष्टि से अगर आप पूछ रहे हैं तो मैंने प्लेग भी देखा है और कंट्रोल किया है। वर्ल्ड का लोएस्ट मॉर्टेलिटी हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 8 पर रोक दिया था। हमने जीका भी देखा, इबोला भी देखा, नीपा भी देखा, सारे वायरसेस देखे हैं। ये अकल्पनीय था और ये हमारे लिए नहीं कल्पनीय था, दुनिया के लिए भी अकल्पनीय था। आपको मालूम है चीन और WHO के बीच में और चाइना के बीच में कई विषयों के बारे में चर्चा चल रही है, तो ये अकल्पनीय ही था, इसकी कल्पना नहीं थी। रही बात हमारे सिस्टम की, भारत ने बहुत कम समय में अपने आप को उसके लिए तैयार कर लिया और ये प्लानिंग का हिस्सा कहिए, मोदी जी की सूझबूझ कहिए, दूरदृष्टि कहिए, लोगों की जन भागीदारी बोलिए, सबका मिला करके लोगों ने साथ दिया और इस कारण से देश आज अनलॉक 1 पर आकर के खड़ा है। नड्डा जी, लेकिन ये भी आपका विरोधी कह रहे हैं कि जब 30 जनवरी को पहला केस आ गया कोरोना का, तो नमस्ते ट्रंप इवेंट की क्या जरूरत थी? आपने लाखों लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया, अमेरिका का इतना बड़ा कंटिंजेंट देश में 25 फरवरी को आ गया, उसने फैला दिया कोरोना को। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। पहला केस जरूर आया था, लेकिन उस समय वो स्थिति नहीं थी। WHO की तरफ से भी कोई डायरेक्शंस नहीं थी। जब डायरेक्शंस आई उससे पहले हम लोगों ने मीटिंग्स कर ली, सारी तैयारियां कर ली। हमने बहुत टाइमली थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की एयरपोर्ट्स पर, उसके बाद फिर हमने लॉकडाउन भी उसी तरीके से किया। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये टाइमली हुआ था। पर लॉकडाउन तो करें फेल हो गया। नहीं, फेल। राहुल गांधी कहते हैं, प्रियंका गांधी कहती हैं, सोनिया गांधी कहती हैं, सीताराम येचुरी कहते हैं। देखिए, आपने जो पहले 3 नाम लिए, उन्होंने सिवाय पॉलिटिक्स के और कुछ किया क्या? और उनकी अंडरस्टैंडिंग कोरोना के बारे में कितनी रही है? लॉकडाउन क्यों कर रहे हो? उनके मुख्यमंत्री भारत सरकार से पहले लॉकडाउन करते हैं। लॉकडाउन क्यों नहीं उठा रहे हो? लॉकडाउन उठाने लगे तो उठा क्यों रहे हो? देयर अंडरस्टैंडिंग इज मिनिमम एंड पॉलिटिक्स इज द एसेंस। उनके जिसमें कहूंगा जहन में सिर्फ राजनीति है और राजनीतिक दृष्टि से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और वो उन्होंने किया है। आप उनके सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस को आप देख लीजिए, जो भी उन्होंने स्टैंड लिया, किसी स्टैंड पर भी आप देखिए वो टिके हैं क्या? और उनके चीफ मिनिस्टर ने उसको फॉलो किया क्या? एक भी चीफ मिनिस्टर ने उसको फॉलो किया क्या? तो दे आर लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, वो दूसरी दुनिया में रह रहे हैं और वहां से वो उसको देखने का प्रयास करते हैं। तकलीफ तो होगी। लेकिन वो ये कहते हैं कि MSME को बूस्ट देने के लिए हमने पैकेज की बात पहले की, सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी, फिर प्रधानमंत्री ने पैकेज अनाउंस करवाया, वित्त मंत्री कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारत सरकार ने जो ये टास्क फोर्स बनाए थे, ये क्या कर रहे थे? सारी चीजों की तैयारियां ही कर रहे थे। कोई बिट्स एंड पीसेस में तो किया नहीं जा सकता है। सारी चीजों का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, एक दूसरे से मेल खाना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी बॉटलनेक्स। तो वो सारे बॉटलनेक्स को हटाते हुए, पैकेज की डिजाइन करते हुए, वो सारे का सारा किया गया। आपका एक सुझाव उसमें आया था और ये तो आपने हमेशा ही पकड़ा हुआ है कि आप कुछ बोल करके चल दो, आपने ये ध्यान नहीं देना है कि करना कैसे है, किस तरीके से किया गया है, आगे इसका क्या रिपरकशन होगा। आत्मनिर्भर भारत की ओर हम चल रहे हैं मोदी जी की। अब ये आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं कि ऊपर से लेकर के नीचे तक, आज भी प्रधानमंत्री जी ने CII के भाषण में अपने इंडस्ट्रियलिस्ट CII के सभी सदस्यों से ये कहा है कि एक से दूसरा जुड़ा हुआ विषय है और हमने सारी चीजों की चिंता की है और सारी चिंताओं के साथ साथ फिर भी आपका इनपुट कुछ आएगा तो उसको भी हम ध्यान में रख करके काम करेंगे। नड्डा साहब, आत्मनिर्भर भारत का क्या ये मतलब है कि चीन की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है? देखिए, मैं कहूंगा भारत को आत्मनिर्भर होना है। हमारा चीन से कोई हम ये नहीं, देयर शुड नॉट बी नेगेटिविटी, देयर शुड बी पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी ये है कि हम आत्मनिर्भर बने इन ऑल सर्कमस्टांसेस। इससे कोरोना से हमको सीख ये मिलती है कि हम आत्मनिर्भर जल्द से जल्द हो जाए। बहुत से राइट विंगर कॉर्नर से आवाज उठ रही है, स्वदेशी जागरण मंच में नाम लेके बोलता हूं, वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, चीनी सामान जलाओ। कहते हैं कि स्वदेशी का सामान का उपयोग करो। Why negate someone? Why not we be positive?
और हम राजनीतिक दल के हैसियत से सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, तो हमारे को सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। एक जिम्मेवार पार्टी है, और मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट चल रही है, तो हमारा ये कहना है कि स्वदेशी का आग्रह बढ़ना चाहिए। ठीक है, स्वदेशी बढ़ना चाहिए, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सब यही चाहेंगे। पर मेरा ये कहना है कि जब आप सामान खरीदने जाइए तो आपको बाजार में स्वदेशी सामान मिलता ही नहीं, इसलिए विदेशी सामान मिलता है। जल्द सरकार से 6 साल से आपकी है, इसीलिए हम कह रहे ऐसा हैं, माहौल क्यों नहीं बना? इसीलिए हमने कहा, इसीलिए जल्द से जल्द हम उस तरफ उद्यमियों को प्रोत्साहित करें, पैकेज में उनको इस बात की छूट दें, रिफॉर्म्स लाएं, उन रिफॉर्म्स के माध्यम से वो जल्द से जल्द उस एक्टिविटी में आ जाएं। इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि अब हिंदुस्तानी सामान को, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपने जो पुलिस कैंटीन्स में ऑर्डर निकाला कि स्वदेशी सामान बिकेगा, 1 महीने के अंदर ऑर्डर वापस लेना पड़ा सीआरपीएफ में। इसका मतलब अपने ही सामान पर, अपनी ही चीजों पर हम ही को भरोसा नहीं है क्या? पहली बात, इंटेंशन तो अच्छी है। दूसरी बात, इंटेंशन जब भी कोई नई चीज आती है तो नए रूप में आती है, उसके नए समस्याएं होती है, नित नए प्रॉब्लम होते हैं। हम डेली सुबह सुनते हैं, और डेली सुबह हम सुनते हैं और दोपहर तक हम निराकरण करते हैं। तो ये एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है, और इसको मैं समझता हूं कि हमको इसी तरीके से लेना चाहिए। आप देखिए, जब भी आप कोई नया बदलाव करेंगे, ऑपोजिशन तो आपके अपनी पार्टी में शुरू हो जाएगा, या उसके बारे में 10 बातें शुरू हो जाती हैं, उनको संभालना, समझाना। स्वदेशी जागरण मंच को हम सीरियसली नहीं लें, नहीं, हम सरकार को देखिए, स्वदेशी जागरण मंच का अपना काम है, देखिए आपकी संस्था है, आपके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आइडियोलॉजिकली हमारे साथ है, लेकिन हमारा बीजेपी, जब हम राजनीतिक दल चलाते हैं तो हमारा आग्रह ये है कि हम अपने स्वदेशी सामान का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। एक और गंभीर मामला है नड्डा साहब, ये इल्जाम लगा कि आप लोगों ने इस दौरान में, कोरोना से लड़ने के दौरान में, करप्शन को बढ़ावा दिया। आपके अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? करप्शन जीरो टॉलरेंस, और यह इसका प्रमाण है, और करप्शन जीरो टॉलरेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और वही हमारा उद्देश्य है, उसको हम कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे। तो क्या करप्शन हुआ है? नहीं, अभी तो वो जांच का विषय है, वो जांच चल रही है, लेकिन जो पार्टी की तरफ से मुझे करना था उसमें हमने देरी नहीं लगाई। एक और अहम मुद्दा बिहार से जुड़ा हुआ, आप बिहार से आते हैं, आपके 2 राज्य ना, बिहार और हिमाचल। तो बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पहले कोशिश की कि मजदूरों को नहीं आना चाहिए, फिर आप ही के मुख्यमंत्री योगी जी ने बुलाना शुरू कर दिया, नीतीश कुमार जी दबाव में आ गए, तो नीतीश कुमार ठीक कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ठीक कर रहे थे? सबको अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, सबके अपने अपने सामर्थ्य हैं, सबके अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनकी कैपेसिटीज हैं, उस कैपेसिटी को लेकर के, लेकिन दोनों का इंटेंशन अच्छा था। नीतीश कुमार जी चाहते थे कि बिहार बचे, दूसरी बात चाहते थे कि जो आए वो क्वारंटाइन हो, उसको हम अच्छी फैसिलिटी दें, उसको हम सुविधा दें, उसको भोजन दें, तो इंटेंशन अच्छा था। मैंने पहले कहा, ये देखिए, बिकॉज इट इज अनइमेजिनेबल, हर एक ने अपने अपने तरीके से उसको निवारण कर दिया। बिहार का चुनाव जीतेंगे इन परिस्थिति में, जब मजदूर नाराज है, सरकार के खिलाफ बोल रहा है, चलता हुआ पैदल आदमी। मैं कोरोना को राजनीति से नहीं जोड़ता। चुनाव आ गया है, ठीक, कैसे आप नहीं जोड़े, लेकिन परिस्थितियां तो जुड़ी हुई है। हम जीतने के लिए लड़ेंगे, लेकिन अभी जो हम काम कर रहे हैं वो मानवता के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारा धर्म है, वो हमारी जिम्मेवारी है, उसको हमको बखूबी निभाना है, उसको हमको पूरा करना है। मजदूरों को मलहम लगाना है, उनकी तकलीफों में अपने आप को आत्मसात करना है। हमने इसी दौरान लगभग 19 करोड़ फूड पैकेट्स पहुंचाए हैं जरूरतमंद तक, और मैं अहम भाव से नहीं कह रहा हूं, सेवा भाव से कह रहा हूं कि हम कर सके हमारे पास। और मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर बहुत नाज भी है, और मुझे खुशी है कि उन्होंने 19 करोड़ वो पहुंचाए, 5 करोड़ मोदी किट पहुंचाए। राहुल गांधी तो मिलने खुद चले गए। मैं कहता हूं, आप पहले ये तो बता दूं, ऑन रिकॉर्ड तो ले आऊं। 19 करोड़ पैकेट्स, 5 करोड़ टिफिन मोदी किट्स, राशन, एक महीने का राशन, और उसके साथ साथ ये जो बेचारे जा रहे थे, इनको लाखों के हिसाब से चरण पादुकाएं दी हैं। हमने कहा, लग जाओ, जहां हो शामियाना लगाओ, बैठाओ, लोगों को पानी पिलाओ, राहत दिलाओ, खाना खिलाओ, आगे उनकी जाने की व्यवस्था करो, बस की व्यवस्था करो। जहां तक आपने बात कही कि वो फोटो की, राहुल गांधी गए मिल के नहीं आए, अब मैं उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी आदत ये फोटो ऑप्स की नहीं है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। बिल्कुल, आज हम पहली बार मिल पा रहे हैं, आपको बने हुए 4 महीने हो चुके हैं। तो मैं फोटो ऑप्स वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन हाँ, सेवा में अगर देखिएगा तो बीजेपी
बहुत आगे रही है और उनकी पार्टी ने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि फोटो अपॉर्चुनिटी से राजनीति की जा सके। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं 1 साल पूरे हो जाने पर। धन्यवाद। आपका ये टेन्योर भी अच्छा रहे। आपकी शुभकामनाएं हमें हमेशा चाहिए और निश्चित रूप से हम साथ मिलकर के देश की सेवा में लगेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी हमारे साथ थे।